नमस्कार। राजनीति सिर्फ नारों और भाषणों का खेल नहीं है। ये असल में लोगों को समझने और उनकी सेवा करने की एक जटिल डेटा इंजीनियरिंग चुनौती है। आज हम इसी नजरिए से उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट खैर के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण की शुरुआत जमीन से होती है। यह है खैर विधानसभा क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में आता है। आज हमारी केस स्टडी का केंद्र यही इलाका है, यहीं की मिट्टी और यहीं के लोगों की कहानी। और हमारा नजरिया भी यही रहेगा। हम करिश्मे से आगे बढ़कर डेटा को देखेंगे, क्योंकि असली कहानी नंबरों में, सामाजिक समीकरणों में और एक सोची समझी रणनीति में छिपी होती है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम खैर की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों की परतें खोलेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब को मिलाकर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है। तो चलिए सबसे पहले खैर की मिट्टी को समझते हैं। यहाँ के लोग कौन हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और यहाँ की सियासत की जड़ें कितनी गहरी हैं। खैर की पहली और सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये एक एससी आरक्षित सीट है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ प्रतिनिधित्व की जमीन तो तय है, लेकिन चुनावी मुकाबला कहीं ज्यादा पेचीदा हो जाता है। और जैसा हम आगे देखेंगे, यहाँ का इतिहास बताता है कि ये सीट किसी भी पार्टी के लिए कभी आसान नहीं रही। अब देखिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने को। ये 4 प्रमुख ध्रुव हैं। लगभग 24% एससी आबादी, फिर जाट ओबीसी वर्ग जो एक निर्णायक भूमिका निभाता है, प्रभावशाली ब्राह्मण समुदाय और करीबन 8% मुस्लिम अल्पसंख्यक। यहाँ की चुनावी जीत का सारा गणित इन्हीं समीकरणों के सही जोड़ घटाव पर टिका है। जमीनी हकीकत अपनी जगह है, लेकिन पैटर्न और ट्रेंड्स तो सिर्फ नंबर ही बताते हैं। तो चलिए अब आंकड़ों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि वो हमें खैर के बारे में क्या सिखाते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। 2017 और 2022 बीजेपी के लिए एक तरफा जीत लगती है। वोट शेयर 53 से बढ़कर 55% हुआ। लेकिन 2024 का उपचुनाव एक बहुत बड़ा सिग्नल है। बीजेपी का वोट शेयर तो लगभग वही रहा, पर समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 33% पर पहुंच गया। मतलब विपक्ष की जमीन मजबूत हो रही है। 2022 की ये तस्वीर बीजेपी की उस वक्त की ताकत को साफ दिखाती है। लगभग 56% वोट शेयर के साथ एक बहुत बड़ी जीत। पर जैसा हमने पिछले आंकड़ों में देखा, राजनीति में हवा बदलते देर नहीं लगती। और ये आंकड़ा देखिए, करीब 61%। ये है यहाँ का औसत वोटर टर्नआउट। ये क्या बताता है? ये बताता है कि खैर का वोटर बहुत जागरूक है, अपनी राय रखता है और वोट के दिन घर से बाहर जरूर निकलता है। आंकड़े तो कहानी का एक हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि नंबरों के पीछे की वजह क्या है? ये जनादेश बनता कैसे है? वोटर के मन में आखिर चलता क्या है? जरा इस सफर पे नजर डालिए। 1996 से आज तक बीजेपी, बीएसपी, आरएलडी और फिर बीजेपी, कोई भी पार्टी यहां लंबे समय तक अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। ये सीट किसी की जागीर नहीं है। खैर का वोटर हर चुनाव में हर बार उम्मीदवार और पार्टी को उनके काम पर तौलता है। तो फिर वोटर का असल मुद्दा क्या है? वो वोट किस बात पर देता है? वो देता है इन बातों पर: खेती किसानी की परेशानी, नौजवानों की बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य काम आते हैं। हर नागरिक की गरिमा और उसकी बुनियादी जरूरतों का सम्मान। गवर्नेंस का मतलब ही यही है। तो रणनीति का सार क्या है? खैर में जीत का जो समीकरण है, वो जाट समुदाय और अनुसूचित जाति के वोटों के एक बड़े हिस्से को एक साथ लाने पर निर्भर करता है। ये एक सामाजिक इंजीनियरिंग की चुनौती है। जिसने इस गठबंधन को साध लिया, समझिए जीत का रास्ता उसके लिए खुल गया। विश्लेषण काफी हुआ, अब बात करते हैं एक्शन की। इन सारी जानकारियों को एक ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाए, एक जीतने की रणनीति कैसे तैयार हो। किसी भी रणनीति का पहला और सबसे बड़ा सवाल होता है, चेहरा कौन होगा। यहां 2 रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ एक युवा दलित महिला, एक नया चेहरा जो बदलाव और उम्मीद की बात करे। दूसरी तरफ एक पुराने अनुभवी जमीनी नेता जिनकी अपनी पकड़ और नेटवर्क है। दोनों के अपने फायदे और अपने जोखिम हैं। ये चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक पूरी सोच का होता है। एक मजबूत अभियान को हम चतुर्मुख सिद्धांत पर खड़ा कर सकते हैं। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, नेतृत्व और पहचान, एक ऐसा चेहरा जो बदलाव का प्रतीक बने। दूसरा, कल्याण और शासन, एक ऐसा एजेंडा जो गरीब और नौजवान के हक की बात करे। तीसरा, जवाबदेही, मौजूदा व्यवस्था की कमियों को सामने लाना। और चौथा, जो सबसे अहम है, वो है जमीनी जुड़ाव।
लेकिन रणनीति सिर्फ कागज पर अच्छी नहीं लगनी चाहिए, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है और इसके लिए वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं एक 90 दिन का एक्शन प्लान कैसा दिख सकता है। इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 30 दिन यानी बुनियाद रखने का काम, उम्मीदवार को लॉन्च करना, घर घर सर्वे करना और लोगों का भरोसा जीतना। अगले 30 दिन अभियान में तेजी लाने का समय, टारगेटेड आउटरीच, जनसभाएं और मुद्दों पर सीधी बात। और आखिरी 30 दिन ये फाइनल पुश है, बड़ी रैलियां, डिजिटल कैंपेन और वोटिंग के दिन के लिए तैयारी। और आज की तारीख में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं है, असली रण क्षेत्र तो डिजिटल है। स्थानीय बोली में सोशल मीडिया एड्स, मोबिलाइजेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें लोगों की निजता का पूरा ध्यान रखना होता है। भारत का डीपीडीपी कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि हर नागरिक की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और उसका इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से हो। यह भरोसे का सवाल है। तो इस पूरी कवायद का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? राजनीति से परे इसका असल मकसद क्या होना चाहिए? और बात घूम फिरकर यहीं आती है। डेटा का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं हो सकता। इसका असली मकसद एक ऐसी जवाबदेह व्यवस्था बनाना है जो लोगों की असल शिकायतों को सुने, समझे और उनका समाधान करे। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे राजनीतिक रणनीति ज्यादा सटीक और डेटा आधारित होती जा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये असली प्रतिनिधित्व की ओर ले जाए, न कि सिर्फ बेहतर मैनिपुलेशन की ओर? ये सवाल सिर्फ पार्टियों के लिए नहीं, हम सब जागरूक नागरिकों के लिए है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।